तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स दैट आर बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपसे कह दिया गया है कि जो सिस्टम है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन में सिस्टम हमारा BIBO स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। जैसे ही आपसे बोला गया BIBO स्टेबल सिस्टम है, इसका क्या मतलब है, जो हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स होगा वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, मतलब -∞ टू +∞, मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ टाउ डी टाउ, ये हमेशा ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, <∞। इसका मतलब एक चीज ये भी समझ लेना है आपको, आपने स्टेबिलिटी में देखी थी कि अगर इंपल्स रिस्पॉन्स टाइम के साथ डिक्रीज होकर 0 हो जाए t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तभी हमारा ये सिस्टम क्या होगा, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल होगा। और चलिए तो अब इसमें जैसे ऑप्शन से ही हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द इंपल्स रिस्पॉन्स विल बी इंटीग्रेबल बट मे नॉट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। व्हाई? इट मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखिए, द यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स विल हैव फाइनाइट सपोर्ट। अब देखिए यहां पर ये थोड़ा सा एम्बिगियस ये आपका ऑप्शन है, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स विल हैव फाइनाइट सपोर्ट। आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सिग्नल्स के बारे में देखा था, कोफिशिएंट्स की बात होती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को एक बार के लिए आप होल्ड पर रख दें और नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप चेक करें, द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स विल बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। देखिए इंपल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, स्टेप रिस्पॉन्स भी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमने नहीं पढ़ा है किसके लिए, फॉर बाउंडेड आउटपुट बाउंडेड इनपुट स्टेबल सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका, द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स विल बी बाउंडेड। देखिए अब ये कितना, ये बिल्कुल सही है। क्या बोला गया है, स्टेप रिस्पॉन्स, ये स्टेप यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो होगा क्या ये बाउंडेड होगा, ये बोला गया है कि ये हमारा बाउंडेड होगा। आपने सिस्टम को डिफाइन कैसे किया, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम। यूनिट स्टेप इनपुट, आप स्टेप रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए जो रिस्पॉन्स आता है उसको आप स्टेप रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब आप जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं xt, वो इनपुट xt क्या है हमारा, ut है। और आप जानते हैं ut हमारा कैसा सिग्नल है, एक बाउंडेड इनपुट है। तो अगर आपने बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया, सिस्टम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल है, तो 100% जो इसका स्टेप रिस्पॉन्स आएगा वो स्टेप रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। मतलब जो आपका डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 62 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में आपको गिवन है ht denotes the impulse response of a causal LTI system with transfer function 1/s+1। आप जानते हैं ht का अगर ट्रांसफर फंक्शन से रिलेशन देखें तो ht का लैप्लास, इसको हम क्या लिखते हैं, h ऑफ s। यही टाइम डोमेन में क्या कहलाता है, ht इंपल्स रिस्पॉन्स। और इसी का जब हमने लैप्लास ले लिया तो इसी चीज को आप क्या नाम देते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। तो आपको गिवन है कि ht इंपल्स रिस्पॉन्स है और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू गिवन है h ऑफ s इज इक्वल्स टू 1/s+1। इसका मतलब इसी ht का जो ट्रांसफॉर्म होगा, इस ht का जो ट्रांसफॉर्म है वो h ऑफ s आपको गिवन है। तो अगर आप इस h ऑफ s का इनवर्स ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा, ht मिल जाएगा। अब आप जानते हैं, या लैप्लास अभी आपने नहीं पढ़ा, लैप्लास जब आप पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स में तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमारे पास दो सिग्नल्स होते हैं, e⁻⁻at ut एक सिग्नल और एक दूसरा सिग्नल -e⁻⁻at u ऑफ -t। इन दोनों ही सिग्नल्स के लिए जब आप ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो आपको दोनों ही ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू मिलती है दैट इज 1/s+a। तो मतलब अगर हमारे पास कोई फैक्टर है 1/s+a के फॉर्म का फैक्टर, तो आप अगर उसका इनवर्स लेंगे तो कॉजल अगर बोला गया है तो उसका ये इनवर्स लेंगे आप जिसमें ut लगा हुआ है, और अगर एंटी कॉजल या नॉन कॉजल इनवर्स अगर लेना होगा तो उसका आप इनवर्स, इस फैक्टर का इनवर्स ये लेंगे। तो इसमें आपसे बोला गया है कि ht डिनोट्स द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ कॉजल सिस्टम। तो इसलिए जब हम इसका इनवर्स लेंगे लैप्लास, तो h ऑफ t इज इक्वल्स टू, इसका इनवर्स लैप्लास हम कौन सा लेंगे, कॉजल इनवर्स। मतलब e⁻⁻at ut, एक ही वैल्यू 1 दिख रही है तो इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, e⁻⁻1t इंटू ut। अब इस इंपल्स रिस्पॉन्स को देखते ही आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अगर आप इस इंपल्स रिस्पॉन्स को ड्रॉ करते तो ये इंपल्स रिस्पॉन्स कैसा होता है हमारा, e⁻⁻t ut लगा हुआ है, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 के बाद ही एग्जिस्ट करता। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होता है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, 0 हो जाती। मतलब यहां से देखकर आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई, ut जैसे ही लगा हुआ है मतलब जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, कॉजल है, तभी आपने कॉजल इनवर्स लिया ही, ये चीज तो डिफाइंड है। इस h ऑफ t की वैल्यू अगर हम देखें
लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी h ऑफ t, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0। इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये सिस्टम क्या होगा, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम भी होगा। ठीक है, तो अब आपसे देखिए पूछा क्या क्या गया है। स्टेटमेंट 1 बोला गया है द सिस्टम इज स्टेबल। ये देख लिया हमने कि इंपल्स रिस्पांस टेंड्स टू 0 हो रहा है t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिस्टम इज स्टेबल, ये सही है। अब देखिए सेकंड स्टेप है आपका, गिवन है स्टेटमेंट 2 h ऑफ t प्लस 1 अपॉन h ऑफ t इज इंडिपेंडेंट ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0। ये पूछा गया है, बोला गया है इज इंडिपेंडेंट ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0। अब हम इस चीज को देखिए, जब आप लैप्लास पढ़ चुके होते तो हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझते, वो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती। ठीक है, अभी हमने लैप्लास नहीं पढ़ा है, हम इसको टाइम डोमेन में समझने की अगर कोशिश करें, हमारे पास h ऑफ t क्या फंक्शन ले लिया हमने ये फाइंड कर लिया h ऑफ t की वैल्यू क्या है e टू द पावर माइनस t ut। हमें किसका रेशियो लेना है, h ऑफ t प्लस 1 का रेशियो लेना है विद h ऑफ t। तो अगर h ऑफ t इतना है तो h ऑफ t प्लस 1 क्या होगा, h ऑफ t प्लस 1, हर जगह t को t प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए, माइनस ऑफ t प्लस 1 इंटू u ऑफ t प्लस 1। तो हमसे जिस रेशियो की बात की गई है h ऑफ t प्लस 1 अपॉन h ऑफ t, ये रेशियो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ t प्लस 1 u ऑफ t प्लस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस t ut। ये हमारा h ऑफ t है, ये हमारा h ऑफ t प्लस 1 है। अब अगर हम इस सिग्नल को देखें u ऑफ t प्लस 1, ये सिग्नल कहां से एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी, और ये सिग्नल कहां से एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। दोनों की ही वैल्यू अगर हम देखें फॉर t ग्रेटर देन 0, अगर हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन t ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करनी है, तो फॉर t ग्रेटर देन 0 आप u ऑफ t प्लस 1 की वैल्यू देख लें तो कितनी है 1, -1 से शुरू हो गई, वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी। तो t ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी 1 है। ऐसे ही u ऑफ t की वैल्यू भी कितनी है फॉर t ग्रेटर देन 0 1 है। तो अगर आप t ग्रेटर देन 0 पर इस रेशियो को इवेल्युएट कर रहे हैं h ऑफ t प्लस 1 अपॉन h ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0, तो इस रेशियो को, ये टर्म भी 1 हो गया और ये टर्म भी 1 हो गया, क्या लिख सकते हैं आप e टू द पावर माइनस ऑफ t प्लस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस t। इसको आप और क्या लिख सकते थे, e टू द पावर माइनस t इंटू e टू द पावर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस t। इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस t इंटू द पावर माइनस 1। अब ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, कैंसल्ड हो गए। मतलब ये जो रेशियो आपको मिल रहा है, इस रेशियो की वैल्यू आपको कितनी मिली e टू द पावर माइनस 1, जो कि क्या वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट है मतलब ये टर्म क्या हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इसलिए जो स्टेटमेंट आपसे कहा गया है कि ये जो रेशियो होगा ये इंडिपेंडेंट होगा टाइम से फॉर t ग्रेटर देन 0, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। मतलब 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट्स जो है आपके वो सही हैं। अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें, बोला गया है नॉन कॉजल सिस्टम विद द सेम ट्रांसफर फंक्शन इज स्टेबल। ये ट्रांसफर फंक्शन है हमारा 1 अपॉन एस प्लस 1। अभी हमने कहा जब सिस्टम कॉजल है तो इसका इनवर्स क्या लिया हमने, इसका कॉजल इनवर्स लिया हमने e टू द पावर माइनस ए टी यू टी। अब अगर हम इसी सिस्टम को नॉन कॉजल मानते तो ट्रांसफर फंक्शन तो सेम बोल रहा है, सेम ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए। तो एच ऑफ एस अगर हमारा ट्रांसफर फंक्शन यही है 1 अपॉन एस प्लस 1, तो और अगर हम सिस्टम को कह रहे हैं कि सिस्टम अगर हमारा नॉन कॉजल है तो इसका नॉन कॉजल इनवर्स क्या होगा, एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू, अब हम इसका इनवर्स ये फंक्शन लिखेंगे माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी, ए की वैल्यू 1 है, इंटू यू ऑफ माइनस टी। अब इस फंक्शन को देखिए, u ऑफ माइनस टी कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। मतलब ये जो फंक्शन है हमारा ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 एग्जिस्ट करने वाला है। और अगर आप t इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये जो टर्म होगा, सिंपली हम यहां से ही देखकर कह सकते हैं कि अगर हम लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर हम ये वैल्यू देखें h ऑफ t की, तो क्या वैल्यू होगी माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंटू यू ऑफ माइनस टी की वैल्यू क्या होगी उस टाइम में भी, ये तो यू ऑफ टी माइनस टी जहां से जहां तक एग्जिस्ट करेगा वैल्यू इसकी 1 रहेगी। मतलब आप क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। माइनस इन्फिनिटी हो प्लस इन्फिनिटी हो उससे मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है आपका, इनफाइनाइट आ रहा है। तो अगर इंपल्स रिस्पॉन्स टाइम के साथ डिक्रीज होकर 0 नहीं हो तो आप ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, कैसा सिस्टम है हमारा,
अनस्टेबल सिस्टम है। तो इसलिए जो आपका थर्ड स्टेटमेंट कि नॉन कॉजल सिस्टम विद द सेम ट्रांसफर फंक्शन इज स्टेबल, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 ये दो जो स्टेटमेंट्स हैं आपके ये करेक्ट है, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। चलिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमें फिर से आगे जाकर के देखना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कंसिडर अ सिस्टम हुज इनपुट x एंड आउटपुट y आर रिलेटेड बाय इक्वेशंस। आउटपुट आपको गिवन है yt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इंफिनिटी x ऑफ t माइनस टाउ h ऑफ 2 टाउ d टाउ, वेयर आपको बता दिया गया है जहां हमारा जो h ऑफ t है वो ये फंक्शन है, ये हमारा h ऑफ t फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा हम आगे की चीज को यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन एक LTI सिस्टम की प्रॉपर्टी है जिसकी हम थोड़ी बहुत बात कर भी चुके हैं। टाइम डोमेन में अगर आपको आउटपुट निकालना होता है तो हम यूज करते हैं कॉन्वोल्यूशन। वहां आउटपुट अगर हमारा इनपुट xt है और इंपल्स रिस्पॉन्स अगर ht है, ये आपने देखा है बार बार कि अगर हमारा ये इंपल्स रिस्पॉन्स ht है और इनपुट xt है और आउटपुट को अगर हमने yt नाम दिया है, तो आउटपुट हमारा कैसे मिलता है, x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ t, जिसके लिए आप एक्सप्रेशन लिखते हैं मैथमेटिकल। अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें इस कॉन्वोल्यूशन के साइन का, तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इंफिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। अच्छा एक चीज और कि ये जो कॉन्वोल्यूशन है ये क्या आपकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ t कहें, या यही चीज हम कह सकते हैं h ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ x ऑफ t। जैसे आप बुलियन फंक्शंस में पढ़ते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव, चाहे हम x को h के साथ कन्वॉल्व करें या h को x के साथ कन्वॉल्व करें रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर इसको फॉलो करते तो हमारा इसी के लिए जो ये इंटीग्रल होता है अब उसको हम ऐसे लिखते हैं -∞ टू इंफिनिटी x ऑफ t माइनस टाउ इंटू h ऑफ टाउ d टाउ। तो अब अगर हम अपने इस रिलेशन से, ये हमारे लिए क्या वैल्यू है, आउटपुट की वैल्यू हम देख रहे हैं, तो इस आउटपुट को देखिए और जो आपको गिवन रिलेशन है आउटपुट का वो भी आपको क्या दिख रहा है, सेम चीज दिख रही है, x ऑफ t माइनस टाउ h ऑफ 2 टाउ, यहां क्या है h ऑफ टाउ। मतलब जो सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है इन दोनों को कंपेयर करके आपको यह पता चला कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स है हमारे सिस्टम का, इंपल्स रिस्पॉन्स, वो सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स कितना है, h ऑफ 2t है, उसी का बेस चेंज करके हम टाउ लिख देते हैं। ठीक है, तो h ऑफ 2t हमारा एक्चुअल इंपल्स रिस्पॉन्स होगा, जहां पर h ऑफ t आपको ये फंक्शन शो कर दिया है। अगर ये h ऑफ t है तो h ऑफ 2t कैसे मिलेगा, अगर आप इसमें टाइम स्केलिंग करेंगे तो इसी के शेप का आपका h ऑफ 2t भी होगा, लेकिन लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। मतलब अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, h ऑफ 2t है विद रिस्पेक्ट टू t। अगर ये वैल्यू सपोज हमने कहा कि ये वैल्यू अगर -t से लेकर अगर ये +t होती, तो अब ये जो वैल्यू हो जाती है ये कहां से कहां तक होती, -t/2 से लेकर +t/2 तक हो जाती, लेकिन शेप वाइज हमारा फंक्शन ऐसा ही रहता। तो अब इस चीज को देखकर आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है अगर उसकी हम बात करें, तो एक तो चीज हो गई कि पहली चीज यहां से हमने देख के ये बता दिया कि आउटपुट हमें कैसे मिल रहे हैं, इनपुट को कन्वॉल्व करने पर किससे, इंपल्स रिस्पॉन्स से। कॉन्वोल्यूशन सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, ओनली फॉर LTI सिस्टम्स। ठीक है, तो आपको यह पता चल गया कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स है सिस्टम का वो h ऑफ 2t है, और अगर हम इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं तो सिस्टम कैसा है हमारा, LTI सिस्टम है। और अगर वो इंपल्स रिस्पॉन्स फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखिए अब यहां पर ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं, पूछा क्या क्या गया है। फर्स्ट पूछा गया है द सिस्टम इज कॉजल। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया सिस्टम इज कॉजल। आप जानते हैं सिस्टम अगर कॉजल होता है तो उसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स होना चाहिए वो सिर्फ t ग्रेटर देन 0 के लिए प्रेजेंट होना चाहिए, t लेस देन 0 पर उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहां क्या दिख रहा है, ये हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स है और ये टाइम की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी आपको इसकी वैल्यू दिख रही है, इसलिए जो सिस्टम है हमारा ये कैसा है, नॉन कॉजल है। मतलब जो आपका स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 1 ये आपका फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट नहीं है। उसके बाद मतलब कॉजल बोला गया तो सिस्टम कॉजल नहीं है। सेकंड बोला गया है लो पास, मतलब बोला गया है द सिस्टम इज लो पास। आप थोड़ा सा आगे जब पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो वहां पर आप ये चीजें देखेंगे कि अगर हम वहां बात करेंगे आरओसी की, तो आरओसी की हम जब बात करेंगे तो हम ये देखेंगे अगर कोई सिस्टम
टाइम में फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करे, और अगर उस फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए जो एग्जिस्ट कर रहा है उस ड्यूरेशन में हर जगह अगर जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू अगर फाइनाइट हो, तो ऐसे सिग्नल के लिए जो आरओसी आती है इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कि कहां से कहां तक फ्रीक्वेंसीज के लिए इसका ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया जा सकता है, वो आरओसी होती है एंटायर एस प्लेन। हम एस की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट कर सकते हैं। मतलब ये सिस्टम अगर हम यहां से देखा हमने जो इंपल्स रिस्पॉन्स है हमारा, अगर वो इंपल्स रिस्पॉन्स कैसा है जो टाइम में लिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बीच में जहां से जहां तक एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट है, मतलब अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जो उसकी आरओसी आएगी वो क्या आएगी, एंटायर एस प्लेन। मतलब अगर कोई सिस्टम टाइम में लिमिटेड है तो फ्रीक्वेंसी में कैसा होगा, अनलिमिटेड होगा। एस हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यूज तक आप अगर पुट कर सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू अगर आप हायर फ्रीक्वेंसीज भी पुट कर सकते हैं, तो वो सिस्टम को आप लो पास नहीं कह सकते। आपने अभी क्या देखा, अगर कोई सिस्टम टाइम में लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी में उसका जो लिमिटेशन होगा वो अनलिमिटेड होगा, फ्रीक्वेंसी में कैसा होगा, वो सिग्नल अनलिमिटेड होगा। तो इसलिए अगर ये इंपल्स रिस्पॉन्स है सिस्टम का, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम होगा वो हायर फ्रीक्वेंसीज को भी पास करेगा। मतलब ये सिस्टम लो पास नहीं हो सकता। मतलब जो आपका स्टेटमेंट 2 है ये भी सिस्टम, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अब अगर हम देखें जी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ना छोड़ दिया है, बाउंडेड इनपुट गिव्स अ बाउंडेड आउटपुट, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। तो आप देख रहे हैं एच ऑफ टी की वैल्यू अगर आप देखें फॉर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू अगर आप देखते टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो आपको क्या वैल्यूज दिख रही हैं, 0। मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स अगर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 हो रहा है तो सिस्टम क्या होगा, 100% एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, चलिए, तो आपका बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये सिस्टम हमारा कॉजल नहीं है। ये कॉजलिटी के लिए कंडीशन थी, तो सिस्टम हमारा कॉजल नहीं है, लो पास भी ये सिस्टम नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है द सिस्टम इज लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। ऑब्वियसली अगर हमारे कॉन्वोल्यूशन से आउटपुट मिल रहा है तो कॉन्वोल्यूशन इज डिफाइंड ओनली फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, और इंपल्स रिस्पॉन्स इज ऑल्सो डिफाइंड ओनली फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। इसलिए जो LTI प्रॉपर्टी है वो इस सिस्टम की फुलफिल हो रही है। तो मतलब ऑप्शंस जो 1 और 4 हैं, मतलब BI, BO एंड LTI, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कैस्केड ऑफ 3 लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज कॉजल एंड अनस्टेबल। आपसे यह बता दिया गया है कि हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स हैं, और इन 3 सिस्टम का जो ये हमारा ओवरऑल इक्विवेलेंट है, ये ओवरऑल इक्विवेलेंट कैसा बताया गया है, ये कॉजल है और कैसा है, अनस्टेबल है। देखिए अब हम याद कीजिए, हमने ये देखा था कि एक से ज्यादा सिस्टम्स अगर हैं तो वहां पर हमने 2 सिस्टम्स की जब बात की थी तो हमने ये बात की थी कि अगर दोनों सिस्टम्स नॉन कॉजल हों तो भी हमारा रिजल्टेंट कॉजल आ सकता है। कैसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए हमने एक ये सिस्टम लिया जिसके लिए अगर हम yt नाम दे रहे हैं आउटपुट को और xt नाम दे रहे हैं इनपुट को, अगर हमारे yt की वैल्यू हो x ऑफ माइनस टी, तो ये सिस्टम क्या है हमारा, x ऑफ माइनस टी, नॉन कॉजल सिस्टम है। लेकिन अब अगर हम इसी को कैस्केड कर दें फिर से एक सिस्टम के साथ जिसके लिए अगर z ऑफ टी आउटपुट है और z ऑफ टी को हमने लिख दिया अगर y ऑफ माइनस टी, तो अल्टीमेटली ये जो आपको आउटपुट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, x ऑफ टी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर हम देख रहे थे कि ये भी सिस्टम नॉन कॉजल, ये भी सिस्टम नॉन कॉजल, लेकिन जो इनका रिजल्टेंट है वो सिस्टम कैसा है, कॉजल है। लेकिन ये चीज तब सेटिस्फाई होगी जब आपके जो नंबर ऑफ सिस्टम्स हो वो इवन हो। 2 थे तब तो ये चीज सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अगर एक और होता, 3 होता, तो 3 के केस में अगर सिस्टम को कॉजल होना है तो एटलीस्ट उनमें से एक सिस्टम का कॉजल होना जरूरी है। ऐसे ही आपने ये भी देखा था कि अगर हम 2 सिस्टम्स की बात करते हैं तो उस केस में दोनों ही सिस्टम अनस्टेबल हो तो भी हमारा रिजल्टेंट सिस्टम जो हो सकता है वो स्टेबल हो सकता है। लेकिन फिर से अगर 3 सिस्टम्स की बात होगी, 5 सिस्टम्स की बात होगी, ऑड नंबर ऑफ सिस्टम्स की बात होगी, तो उनमें से एटलीस्ट 1 सिस्टम मस्ट बी स्टेबल, देन ओनली द ओवरऑल इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम्स विल बी स्टेबल। तो इसलिए अगर आपसे बोला गया है कि 3 सिस्टम्स हैं और इन 3 सिस्टम्स का रिजल्टेंट हमें कॉजल चाहिए और अनस्टेबल चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ, अनस्टेबल हो या स्टेबल हो, दोनों ही की कंडीशन में अनस्टेबल अगर बोला गया तो एटलीस्ट 1 सिस्टम विल बी अनस्टेबल, कॉजल अगर बोला गया है तो क्या होगा, एटलीस्ट 1 सिस्टम विल बी कॉजल। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन था
ईच सिस्टम इज इन कैस्केड इज इंडिविजुअली कॉजल एंड अनस्टेबल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप जानते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर ये कॉजल है तो तीनों को ही कॉजल होना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है चीज। अनस्टेबल है तो तीनों ही अनस्टेबल हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें होना क्या चाहिए, एटलीस्ट वन सिस्टम विल बी कॉजल एंड एटलीस्ट वन सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए भी, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, इस 65 के लिए भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 64 था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, इसमें बोला गया द इंपल्स रिस्पॉन्स ht ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय h ऑफ t की वैल्यू आपको गिवन है e टू द पावर at e टू द पावर अल्फा t u ऑफ t प्लस e टू द पावर बीटा t u ऑफ माइनस t, ठीक है। वेयर ut denotes द यूनिट स्टेप फंक्शन एंड अल्फा बीटा आर रियल कांस्टेंट्स, दिस सिस्टम इज स्टेबल इफ। अब देखिए इंपल्स रिस्पॉन्स आपको अगर चाहिए सिस्टम को स्टेबल होना है तो इस इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पर देख लें या t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर देख लें, वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं ये जो एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर अल्फा t ut लगा है, मतलब वैल्यू हम t की क्या पुट करेंगे, प्लस इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। तो अगर हम प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकते हैं तो अपने आप में, और ये चीज अगर हमें चाहिए 0 या फाइनाइट, तो क्या होना चाहिए, अगर अल्फा पॉजिटिव हो गया, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में आप कितनी ही छोटी वैल्यू मान लें, अगर अल्फा पॉजिटिव हो गया और अगर आपने t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दिया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, e टू द पावर इन्फिनिटी, और e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं होगा। ऐसे ही ये u ऑफ माइनस टी लगा है, मतलब t की मैक्सिमम वैल्यू जो आप पुट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। यहां पर e की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं आप, माइनस इन्फिनिटी तक आएगी वैल्यू। अगर यहां हम माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं t की जगह पर, अगर बीटा अपने आप में नेगेटिव है तो माइनस और माइनस इन्फिनिटी फिर से एक्सपोनेंशियल के पावर में क्या चीज आ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, फिर से ये चीज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं इसका शेप, इस शेप का आप चाहते हैं, ये देखिए प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस टी, यू ऑफ टी दोनों चीजें हैं, मतलब हमारा रिस्पॉन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्स इस शेप का हो जो टाइम के साथ डिक्रीज होता जाए, तो आप जानते हैं इसके लिए हम क्या लिखते हैं, टू द पावर माइनस ए टी यू टी, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। ऐसा हमने लिखा भी था जब हमने e टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ t को डिफाइन किया था, तो हमने ऐसा ही लिखा था, e टू द पावर माइनस ए टी यू टी प्लस e टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, जहां पर a क्या था, पॉजिटिव था। तो इसलिए अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें अपने गिवन इक्वेशन को, और अगर हम चाहते हैं कि एच टी हमारा जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टेबल हो, तो ये एच टी 0 हो जाना चाहिए t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर। ये तभी पॉसिबल है जब आपने देखा कि इस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, मतलब अल्फा नेगेटिव अगर होगा तभी हमारा ऐसा टर्म बनेगा e टू द पावर माइनस ए टी के फॉर्म का। और यहां ये अल्फा जो बीटा है, ये बीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तभी हम t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ओवरऑल पावर भी हमारा माइनस इन्फिनिटी आएगा। अगर ये अपने आप में नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होगा, माइनस और माइनस e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ये जो ऑप्शन जिसमें आ रहा होगा कि अल्फा मस्ट बी लेस देन 0 एंड बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन था ये, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे बोला गया है द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ कॉजल लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन एज h ऑफ t। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड्स। देखिए सबसे पहले आपको क्या बता दिया गया है, जिस सिस्टम की बात चल रही है वो कैसा सिस्टम है, कॉजल है, लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। तो मतलब अगर कॉजल भी है, लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है, जैसे ही सिस्टम लीनियर है, तो लीनियर सिस्टम आप जानते हैं कब कहते हैं हम लीनियर किसी सिस्टम को, जब वो सुपरपोजिशन फॉलो करता है, जो अपने आप में किस किन चीजों से मिलकर बनी है, एडिटिविटी फुलफिल होनी चाहिए और होमोजेनिटी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो जब तक सिस्टम में सुपरपोजिशन फॉलो नहीं होगा तब तक सिस्टम लीनियर नहीं हो सकता। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड्स, इट इज ऑलवेज ट्रू, तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा। और सेकंड चीज बोली गई है
एच ऑफ टी, सेकेंड स्टेटमेंट है आपका एच ऑफ टी इज 0 फॉर टी लेस देन 0। ऑब्वियसली अगर सिस्टम कॉजल है तो इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसके लिए, फॉर टी लेस देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग बोथ ऑप्शन 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, मतलब जो ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 67, हाँ ठीक है, 68 में ये जो आपके पास गिवन है, द इंपल्स रिस्पॉन्स hn ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाय, इंपल्स रिस्पॉन्स आपको गिवन है h ऑफ n इज इक्वल्स टू, h ऑफ n डिस्क्रीट के केस में गिवन है आपको u ऑफ n प्लस 3 प्लस u ऑफ n माइनस 2 एंड माइनस 2u ऑफ n माइनस 7। ठीक है, आप इसको अगर प्लॉट करते, इस hn की अगर आप वैल्यू देखें, u ऑफ n प्लस 3 ये कहां से शुरू हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू माइनस 3 से शुरू हो जाएगा, और वैल्यू कितनी होगी इसकी, वैल्यू इस पूरे सिग्नल की 1 होगी। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 3 से लेकर 0 इन्फिनिटी तक। इस सिग्नल को अगर आप देखें तो कहां से स्टार्ट हो जाएगा ये, n इज इक्वल्स टू 2 से, कहां तक रहेगा ये भी, इन्फिनिटी तक रहेगा, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, इस सिग्नल की भी वैल्यू 1 होगी। अब इस सिग्नल को अगर हम देखें, u ऑफ n माइनस 7 ये कहां से शुरू होगा, n इज इक्वल्स टू 7 से, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक माइनस 2। तो अगर आप, एक सिग्नल है आपका ये n इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2, ये इस टाइप से माइनस 3 से शुरू है, ये आपका पहला फंक्शन है u ऑफ n प्लस 3। दूसरा फंक्शन आपका शुरू होगा n इज इक्वल्स टू माइनस 2 से, यहां से शुरू है ये। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये है हमारा u ऑफ n माइनस 2। आप अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन सब की वैल्यू भी कितनी है 1, इन सब की वैल्यू भी कितनी है 1, ये n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हैं हमारे, 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, ये n की एक्सिस है, ये भी n की एक्सिस है, यहां भी इन्फिनिटी तक वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 थी। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपने अगर इन दोनों सिग्नल्स को ऐड किया तो आपको वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगी, माइनस 3 से लेकर माइनस 1 तक, ये आपको वैल्यू 1 मिलेगी, और 1 के बाद 2 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 प्लस 1 आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी वैल्यू। अब इसके बाद मतलब आपका जो शेप आ गया, इन दोनों सिग्नल्स का एडिशन अगर आपने किया तो माइनस 1 2 3, माइनस 3 से लेकर 1 तक ये सिग्नल हमारा 1 है, और उसके बाद 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जो हमारा सिग्नल है, ये सिग्नल कितना है, 2 है। ये हमने अभी क्या ड्रॉ किया, सिर्फ इतना पार्ट ड्रॉ किया, u ऑफ n प्लस 3, u ऑफ n प्लस 3 प्लस u ऑफ n माइनस 2 ड्रॉ किया। अब हमें इसमें से क्या करना है, इस सिग्नल को सबट्रैक्ट करना है, या फिर आप कहें कि माइनस 2 मैग्नीट्यूड वाले un सिग्नल को हमें ऐड करना है। u ऑफ n माइनस 7 आपने देखा n इज इक्वल्स टू कहां से एग्जिस्ट करेगा, ये 1 2 3 4 5, इसके बाद 2 और सैंपल्स ले लेते हैं हम, 6 और 7, ये यहां तक है हमारे पास वैल्यू। अब इसके बाद भी ये वैल्यू तो इसके बाद भी रहेगी, कहां तक, इन्फिनिटी तक रहेगी, और हमारा एक दूसरा सिग्नल शुरू हो रहा है कहां से, u ऑफ n प्लस 7, बस हम अगर देखें 2u ऑफ n प्लस 7 n माइनस 7, तो ये सिग्नल हमारा कहां से स्टार्ट होगा, n इज इक्वल्स टू 7 से, ये 7 से स्टार्ट होकर कहां तक है ये सिग्नल, इन्फिनिटी तक, और इन सब की वैल्यूज कितनी है, 2 है। ठीक है, तभी हम इसको क्या कर रहे हैं, 2u ऑफ n माइनस 7, इस सिग्नल की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ कितने तक का पोर्शन मिल जाएगा, यहां से लेकर जो 6 तक वैल्यू है ये तो आपको चीज मिलेगी, इसके बाद ये सिग्नल भी 2 और ये सिग्नल भी 2, तो 2 माइनस 2 आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी, 0। मतलब आप अगर अपने hn को देखें तो जो ओवरऑल आपका hn है, जो इन तीनों से मिलकर के रिलेटेड है, वो आपको माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, आपको ये h ऑफ n ऐसा मिलेगा। h ऑफ n ये आपको ऐसा सिग्नल मिलेगा जिसकी वैल्यू 1 है फ्रॉम माइनस 3 टू 1, और 2 से लेकर 6 तक ये वैल्यू कितनी है, 2। तो अब ये जो आपको h ऑफ n दिख रहा है, इस h ऑफ n की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या वैल्यू है, 0। फिर से अगर इंपल्स रिस्पॉन्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 हो रहा है, मतलब ये जो सिस्टम होगा ये कैसा होगा, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम होगा। आप इसको ग्राफिकली अगर नहीं देखकर, अगर आप ऐसे देख लेते, u ऑफ n प्लस 3, इसको आपने लिख लिया होता u ऑफ n प्लस 3, ये हमारा सिग्नल वैल्यू
1 1 1 1 1, ये ऐसी वैल्यूज 1 है, ओरिजिन यहां पर है हमारा 1 पर। इसके नीचे अगर आपने लिखा होता u ऑफ n-2, तो u ऑफ n-2 कहां से शुरू होगा? n इज इक्वल्स टू 2 से शुरू होगा। तो आप पहले यहां लिख लेते n इज इक्वल्स टू 2, मतलब यहां से ये वैल्यू शुरू होती 1। इसके पहले अगर आप देखते वैल्यूज, तो ये वैल्यूज क्या होती? सारी 0 होती। ये सारी वैल्यूज कितनी होती? इसकी 0 होती। इसके बाद की वैल्यूज 1 है। ये ओरिजिन पर हमारी वैल्यू कितनी है? 0 है, 1 पर भी 0 है, 2 से ये सिग्नल स्टार्ट हुआ। ऐसे ही आप n-7 के लिए देख लेते तो वो आपको 7 के बाद मिलता, फिर सबको ऐड कर देते तो फाइनली आपको जो h ऑफ n मिलता वो ऐसा मिलता 1 1 1 1 1 2 2 2 2। यहां पर ओरिजिन है हमारी, ये n इज इक्वल्स टू -3, ये n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ये दो वैल्यूज आपको और 2 मिलती, 2 1 2 3 4 5 वैल्यूज आपको 1 2 3 4 5 वैल्यूज आपको 2 मिलती, मतलब n इज इक्वल्स टू 6 तक। ये n इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6, हाँ, तो n इज इक्वल्स टू, ये आपका ओरिजिन यहाँ है, यहाँ से n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6 तक के लिए आपको ये वैल्यूज 2 मिलती। तो आप ये देख रहे हैं कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है विद फाइनाइट वैल्यूज। इसके बाद हमारे इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू 0 है, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 है। तो जो सिस्टम होगा आपका, वो सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल होगा। लेकिन अब अगर कॉजलिटी की बात करें तो हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है हम क्या देख रहे हैं? n<0 के लिए भी वो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, n<0 के लिए भी इम्पल्स रिस्पॉन्स की कुछ वैल्यू आ रही है, तो सिस्टम हमारा कॉजल नहीं है। तो इसलिए जो एक्चुअल जो इस सिस्टम के लिए आप स्टेटमेंट देंगे, सिस्टम इज स्टेबल बट नॉट कॉजल, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए तो और क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें। 69 क्वेश्चन में गिवन है आपको द इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शंस ऑफ 4 लीनियर सिस्टम्स S1 S2 S3 S4 आर गिवन रिस्पेक्टिवली एज। पहले सिस्टम के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है 1, दूसरे सिस्टम के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है u ऑफ t, तीसरे सिस्टम के लिए h ऑफ t की वैल्यू है u ऑफ t अपॉन t प्लस 1, एंड फोर्थ है h4 ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर -3t ut। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, कॉजल एंड स्टेबल। जैसे ही आपको पूछा गया इनमें से कौन कौन सा क्या होना चाहिए? टाइम इनवेरिएंट, कॉजल एंड स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल के लिए कंडीशन हम जानते हैं, इंपल्स रिस्पांस हमारा t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाना चाहिए, मतलब जो वो इंपल्स रिस्पांस होना चाहिए वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी होना चाहिए। इसके साथ कॉजल होना चाहिए और टाइम इनवेरिएंट। तो कॉजल के लिए हमारा इंपल्स रिस्पांस कहां तक एग्जिस्ट करेगा? ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0। इस सिस्टम के लिए हमने देखा h1 ऑफ t इज 1 कैसे ड्रॉ करते हैं आप? जिसकी वैल्यू t की हर वैल्यू के लिए वैल्यू हो 1, मतलब आपको दिख रहा है कि इंपल्स रिस्पांस एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 0, मतलब ये जो सिस्टम है हमारा ये कैसा सिस्टम है? नॉन कॉजल सिस्टम है। तो बाकी चीजें इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें कॉजल चाहिए, तो ये सिस्टम हमारा कॉजल नहीं है। h2 ऑफ t ut, आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी सिस्टम को स्टेबल होना है तो उसका इंपल्स रिस्पांस t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। लेकिन ut ऐसा फंक्शन है जो t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यू कितनी है ut की? कांस्टेंट वैल्यू है 1 है। तो अगर ये इंपल्स रिस्पांस t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 नहीं हो रहा, मतलब ये सिस्टम क्या है? स्टेबल नहीं है। इसको क्यों हटा दिया ऑप्शन से? क्योंकि ये कॉजल नहीं था। इसको क्यों हटा दिया? क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टेबल, ये हमारा अनस्टेबल सिस्टम है। अब अगर बाकी दो को देखें तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर हम देखें तो इस सिस्टम की वैल्यू भी दिख रही है कि t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये भी 0 हो जाएगा। अगर हम इन्फिनिटी पुट करके देखेंगे तो, और इस सिस्टम के लिए भी दिख रहा है कि -3t, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास एक ही चुनना है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इस सिग्नल को चेक करें, हम जानते हैं इंपल्स सिस्टम, मतलब अगर इंपल्स रिस्पॉन्स हमारा स्टेबल सिस्टम का है तो क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर हम इंपल्स रिस्पॉन्स के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो अगर हम इस इंपल्स रिस्पॉन्स को देखें तो ut लगा हुआ है, मतलब हमें इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहां से कहां तक लेनी है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। उस बीच में ut की वैल्यू तो 1 हो गई। फंक्शन जो हमारा h ऑफ s3 ऑफ t है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन t प्लस 1।
अगर हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ t प्लस 1, ठीक है। और अगर अब यहां पर आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हम ये वैल्यू हमें क्या पुट करनी है इसमें, लिमिट्स 0 और इन्फिनिटी पुट करनी है, तो मतलब जब हम इसमें t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी ln इन्फिनिटी माइनस ln 1। ln 1 आप जानते हैं 0 हो जाएगा, लेकिन ln इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब ये हमारा जो सिग्नल है ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। ये जो हमारा h3 ऑफ t है, इस रिस्पॉन्स को हमने इंटीग्रेट किया इम्पल्स रिस्पॉन्स को, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। तो इसलिए ये भी सिस्टम हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। इस केस में अगर आप देखें, आप ऑलरेडी आपको इतना चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपके पास सब में एक ही ऑप्शन पूछा गया कोई सही है, तो आप जानते हैं ये जो सिग्नल है हमारा, ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है। आपने इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड की थी, इसकी एनर्जी भी फाइंड की थी, तो ये हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू हम देख रहे हैं माइनस है, मतलब डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, तो वैल्यू भी डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी। स्टेबल है, और क्या है, ये ut लगा हुआ है तो कॉजल भी है। और इसके साथ आपसे और क्या पूछा गया था, विच ऑफ द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, कॉजल एंड स्टेबल। तो ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन H4 ऑफ t जो वैल्यू गिवन है आपको, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन D इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए टाइम इनवेरिएंट की अगर बात पूछी गई है, तो टाइम इनवेरिएंट की चारों ही सिस्टम्स टाइम इनवेरिएंट है, तभी इसमें क्या गिवन है आपको, इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है। तो आप ऐसा अलग से मत सोचने लगना कि टाइम इनवेरिएंसी तो चेक नहीं की, चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसलिए चेक नहीं की। इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है, मतलब सिस्टम हमारा क्या होगा, लीनियर और टाइम इनवेरिएंट तो होगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। 70 क्वेश्चन में आपको गिवन है, सिस्टम हैज इंपल्स रिस्पॉन्स h of n is equals to cos n into u of n, ठीक है। अब पूछा गया है द सिस्टम इज स्टेबल और कॉजल की केस में आपसे बातें पूछी गई। जैसे ही आपको दिखा un, मतलब ये सिस्टम क्या है, कॉजल है। सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, ओनली फॉर n ग्रेटर देन 0। लेकिन cos n un, मतलब हमारा जो इंपल्स रिस्पॉन्स होना चाहिए, अगर सिस्टम स्टेबल होता तो इंपल्स रिस्पॉन्स डिक्रीज होकर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या मिलना चाहिए था हमें, 0। लेकिन इस cos ऑफ n की वैल्यू हम जानते हैं एक पीरियोडिक सिग्नल है, जिसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती रहेगी। तो ये सिग्नल n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी ये सिग्नल 0 नहीं होगा। इसलिए जो ओवरऑल सिस्टम है हमारा, ये कॉजल तो है लेकिन अनस्टेबल सिग्नल। तो इसलिए जो ऑप्शन है आपका कॉजल बट नॉट स्टेबल, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, इसमें बोला गया आपसे द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी प्रिक्लूड्स साइन ओमेगा नॉट टी टर्म इन इंपल्स रिस्पॉन्स। देखिए प्रिक्लूड जैसे इंक्लूड है, उसी का रिवर्स हमारा प्रिक्लूड है। प्रिक्लूड का मतलब है जो क्या बना दे, किसी चीज को इम्पॉसिबल बना देगी। ये वर्ड का मतलब है कि अगर आपसे बोला गया है कि द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी प्रिक्लूड्स, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या कहती है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी ये कहती है हमसे कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स होना चाहिए, इस इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू कहां पर, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अगर हमारे इंपल्स रिस्पॉन्स में मान लीजिए हमने कहा कि h ऑफ t हमारा क्या है, साइन ओमेगा नॉट t है। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा कि यहां पर जो स्टेटमेंट है वो पूरा क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर हम देख लेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, लेकिन जिस सेंस में गिवन है हमें उसी सेंस में उन एसर्शन को पढ़ना है। तो हमारा ये स्टेटमेंट 1 है, द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी प्रिक्लूड्स साइन ओमेगा नॉट t टर्म इन द इंपल्स रिस्पॉन्स। हमने कहा अगर हमारे h ऑफ t में साइन ओमेगा नॉट t का टर्म होता, ठीक है, जैसे हमने कहा साइन ओमेगा नॉट t इंटू ut, तो अब देखिए स्टेबिलिटी, अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि अगर साइन या कॉस का कोई फंक्शन लिखा हुआ है इंपल्स रिस्पॉन्स में, तो उस इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी या डिस्क्रीट के केस में n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी 0 नहीं होगी। वो क्या होगी, +1 और -1 के बीच में उसका एक्सकर्जन चलता रहेगा। इसलिए अगर साइन ओमेगा नॉट t का टर्म इंपल्स रिस्पॉन्स में आ रहा है तो सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो इस टर्म को हटाती है। वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहती है कि ये टर्म अगर हमारे इंपल्स रिस्पॉन्स में है
तो हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। किस सेंस में करेक्ट है? अगर आपके पास ये गिवन नहीं है कि उस हमारे h ऑफ टी में उस साइन ओमेगा नॉट टी के अलावा और कौन कौन से टर्म्स हैं, तब हमारा ये स्टेटमेंट सही है कि हमारे h ऑफ टी में साइन या कॉस का फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वैल्यूज t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी जीरो नहीं होंगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, साइन ओमेगा नॉट टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये करेक्ट है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का कि साइन ओमेगा नॉट टी पीरियोडिक है इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? नहीं, साइन ओमेगा नॉट टी पीरियोडिक से नहीं, मतलब हमें मेनली क्या है, साइन ओमेगा नॉट टी अगर इंपल्स रिस्पॉन्स में होगा तो वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है आपका, वो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है कि इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा आप अगर देखें, एक केस हम ऐसा भी ले सकते थे जिसमें स्टेटमेंट 1 भी हमारा गलत हो सकता था। जैसे अगर मान लीजिए आपने h ऑफ टी एक ऐसा फंक्शन लिख दिया e टू द पावर -at इंटू साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी। अब अगर इस सिस्टम को आप देखेंगे, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जीरो नहीं होगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर ये जो फंक्शन है हमारा e टू द पावर -at जो डिकेइंग है टाइम के साथ, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ओवरऑल h ऑफ टी रिस्पॉन्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उस कंडीशन में हमारा सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अगर आप ऐसे देखें तो इसमें दोनों ही कंडीशन है। इसमें आप क्या कह सकते थे कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, लेकिन यहां पर आपको और टर्म्स की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, इसलिए आप ये मानकर चलेंगे कि आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों 2 जो है, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। h ऑफ टी में साइन ओमेगा नॉट टी का इंडिविजुअल टर्म नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसके साथ एक ऐसा टर्म और अलग से प्रेजेंट होना चाहिए जो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, 71 का ऑप्शन बी, वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है असर्शन द लीनियर सिस्टम गिव्स अ बाउंडेड आउटपुट इफ द इनपुट इज बाउंडेड। लीनियर सिस्टम, कहीं ऐसा पढ़ा हमने कि जो सिस्टम लीनियर हो गया तो हमेशा स्टेबल होगा, जिसमें हम हमेशा इनपुट देंगे बाउंडेड तो आउटपुट बाउंडेड आएगा, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। मतलब लीनियरिटी और स्टेबिलिटी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने लिखा yt इज इक्वल्स टू टी इंटू एक्स टी, ये एक लीनियर सिस्टम है, लेकिन क्या ये सिस्टम स्टेबल है? अगर हम xt की जगह पर ut पुट कर दें, तो अगर हम yt देखें फॉर xt इज इक्वल्स टू ut, तो क्या वैल्यू आएगी? t इंटू ut, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? रैंप फंक्शन rt, जिसकी वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो हम क्या देख रहे हैं? लीनियर सिस्टम था, बाउंडेड इनपुट दिया तो भी आउटपुट जो हमारा आ रहा है वो कैसा आ रहा है? अनबाउंडेड आ रहा है। मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है तो हमें 2 को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि असर्शन रीजन में आप जानते हैं 4 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। जब भी आप एग्जाम में हैं और अगर आपको एक ऑप्शन अगर गलत दिख गया तो फिर आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा फिर ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें, सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है, एक्चुअल स्टेटमेंट इसका कुछ और होना चाहिए था, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट सा लग रहा है। द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव ऑल नेगेटिव रियल पार्ट्स एंड द रिस्पॉन्स ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस डिके टू जीरो एज टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको देखिए ऐसे रहना चाहिए था ये ऑप्शन कि इफ, शुरू में आप ये लगा लेना इफ, फिर इसको पढ़ के देखना, इफ द रूट्स आर नेगेटिव रियल पार्ट, इफ द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव ऑल नेगेटिव रियल पार्ट्स, और एंड की जगह पर आप, एंड की जगह पर जो एंड लिखा हुआ है उस एंड को रिप्लेस करके उसकी जगह देन कर लेना। फिर इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखना, फिर आपको ये स्टेटमेंट ऐसा कहेगा कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, अगर उन रूट्स में सारे नेगेटिव रियल पार्ट्स हैं, तब जो हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स आएगा उसकी जो इनिशियल कंडीशन की वजह से जो भी वैल्यूज रही होंगी वो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर रिड्यूस होकर क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। जो आप जानते हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है, थोड़ा सा इसमें एम्बिग्यूटी है, इसलिए अगर 2 आपका एम्बिगियस भी है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, कौन सा? ऑप्शन डी। जब आपका a इज फॉल्स बट r इज ट्रू, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। ठीक है, LTI सिस्टम्स की बात हो रही है। द आउटपुट सिग्नल इज एन LTI सिस्टम विथ नोन इनपुट
The output signal in an LTI system with known input and known impulse response can always be determined. Obviously, आप जानते हैं अगर ये आपका कोई LTI सिस्टम है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर आपको पता है ht, अगर आपको इसमें इनपुट पता है xt, तो आप इसका आउटपुट हमेशा ही डिटरमाइन कर सकते हैं। LTI सिस्टम की प्रॉपर्टी कहती है कि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इनपुट का कॉन्वोल्यूशन विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो हमेशा ही इसलिए हम कहते हैं कि we can predict the output of any LTI system for any arbitrary input provided the impulse response is known। क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमें सिस्टम एक इम्पल्स के लिए क्या आउटपुट दे रहा है वो चीज पता होनी चाहिए। अगर एक इम्पल्स के लिए हमें उसका रिस्पॉन्स पता है तो किसी भी दूसरे इनपुट के लिए हम उसका रिस्पॉन्स बता सकते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट 1 है आपका, ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट है अ कॉजल LTI सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल। कहीं नहीं पढ़ा हमने ऐसा, ये बिल्कुल सही नहीं है कि अगर सिस्टम कॉजल है तो स्टेबल होगा। कॉजलिटी और स्टेबिलिटी दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अ स्टेबल LTI सिस्टम इज has an impulse response ht which has a finite value when integrated over whole of the time axis, that is integration from minus infinity to infinity h of lambda d lambda। ये हमारा कह रहा है कि माइनस ये इन्फिनिटी से कम होना चाहिए। देखिए एक्चुअल जो होना चाहिए था वो इसका मॉड होना चाहिए था, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा। ये थर्ड स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है। तो आपको कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा जिसमें ओनली वन ऑप्शन हो, ठीक है। तो इसलिए आपको 1 के साथ अगर सेलेक्ट करना ही है तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन, ये यहाँ पर मॉड देना शायद मिसप्रिंट से रह गया होगा एग्जाम जब हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट में यहाँ पर मॉड लेना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा था जैसे सिग्नम ऑफ टी है और उसी में मॉड ऑफ सिग्नम ऑफ टी है, दोनों का इंटीग्रेशन जो लेते हैं वो डिफरेंट वैल्यूज आती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 ये दो आपके सही ऑप्शन स्टेटमेंट्स हैं। इसलिए 73 क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन ए करेक्ट है कि स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। ये फिर से वही चीज है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n है a to the power n for n greater than or equals to 0 and it is equals to b to the power n for n less than 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे h of n is equals to a to the power n u of n plus b to the power n u of minus n minus 1। इस चीज को हम जानते हैं ऐसे लिखना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए है तो un लगा दिया, लेस देन 0 के लिए तो हमने लगा दिया u of n माइनस n माइनस 1। ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 एग्जिस्ट करेगा, ये सिग्नल 0 टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा सिस्टम क्या पूछा गया है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम विल बी स्टेबल। आपको कंडीशन देखनी है जिसके लिए सिस्टम स्टेबल हो। तो फिर से अगर इस सिस्टम को स्टेबल होना है तो n टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी या n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पर इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो आप जानते हैं अगर आप ये वैल्यू देखें सीक्वेंस जो इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इस a पर जब हम पावर प्लस इन्फिनिटी पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल है, a की वैल्यू हम प्लस इन्फिनिटी पुट करने वाले हैं और वैल्यू 0 हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा 1 से छोटा हो। जैसे आप 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो a होना चाहिए ये हमारा क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1/2 से छोटा होना चाहिए। वैल्यू प्लस भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए इसका, ये मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, 1/2 से 1 से छोटा होना चाहिए। अपने आप में ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है लेकिन 1 से मैग्नीट्यूड इसका कम होना चाहिए। और b के केस में अगर आप देखेंगे ये सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, तो b की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इस b का पावर जब हम माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो ये चीज क्या हो जानी चाहिए, 0। ये तभी पॉसिबल है जब हम b की वैल्यू क्या लें, 1 से कोई बड़ी वैल्यू लें। जैसे आप 4 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पावर कहा आपने, जिसका मतलब 1/4 का पावर इन्फिनिटी, तो आप जानते हैं ये चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इस टर्म को भी 0 होना है और इस टर्म को भी 0 होना है, तो वो तभी सेटिस्फाई होगा जब अल्फा लेस देन 1 हो और बीटा क्या हो, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी 74 नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विथ इंपल्स रिस्पॉन्स ht इज नॉट स्टेबल। तो नॉट स्टेबल मतलब आपको बस देखना है
कि इनमें से कौन सा ऐसा इंपल्स रिस्पॉन्स है जिसकी वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 नहीं हो रही है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है e टू द पावर -2t u ऑफ t -1। सबसे पहले देखिए ये सीक्वेंस कहां से कहां तक ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। t -1 मतलब 1 से शुरू हो रहा है ये स्टेप फंक्शन और कहां तक एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिटी तक। मतलब मैक्सिमम अगर हम टाइम की लिमिट इसमें पुट कर दें, अगर हम यहाँ t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दें जहां तक ये सिग्नल एग्जिस्ट करने वाला है, तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू अगर हम देखें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमें ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e टू द पावर -इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये सिस्टम अनस्टेबल नहीं है, ये सिस्टम कैसा है हमारा, स्टेबल है। नेक्स्ट देखिए सेकंड ऑप्शन में भी आप बस आपको क्या करना है, लिमिट t टेंड्स टू प्लस या -इन्फिनिटी पुट करके देख लीजिए। यहाँ -इन्फिनिटी पुट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी ये सिग्नल तो हमारा 1 से स्टार्ट ही हो रहा है, उसके पहले तो ऑलरेडी ये 0 है। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन गिवन है दैट इज h ऑफ t, हमारा सेकंड ऑप्शन में गिवन है e टू द पावर 2t u ऑफ -1 t। इस सिग्नल को देखिए, जैसे ही -t दिख गया आपको, मतलब ये सिग्नल कहां से एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम -इन्फिनिटी। कहां तक एग्जिस्ट करेगा, -1 तक। -इन्फिनिटी से -1 तक ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू अगर हम चाहते हैं -इन्फिनिटी पर क्या हो, 0 हो। अगर देखें हम यहाँ t टेंड्स टू -इन्फिनिटी पुट किया तो ये टर्म भी आपको दिख रहा है कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। -इन्फिनिटी पर इस h ऑफ t की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जैसे ये सिग्नल, ये सिस्टम स्टेबल था, वैसे ही ये सिस्टम भी क्या हमारा स्टेबल है, क्योंकि इसके भी इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू t टेंड्स टू -इन्फिनिटी पर डिक्रीज होकर क्या हो रही है, 0 हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, h ऑफ t आपको गिवन है e टू द पावर 2t u ऑफ t -1। अब अगर इसकी वैल्यू आप देखें, u ऑफ t -1 कहां से एग्जिस्ट करेगा, 1 से कहां तक करेगा, इन्फिनिटी तक। मतलब अगर हम यहां पर देखें जहां तक ये एग्जिस्ट करने वाला है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आपने पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसलिए अब ये सिस्टम हमारा कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो ऑप्शन तो आपको यहीं से मिल गया कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन को एक बार और वेरीफाई कर लें अगर आप, तो h ऑफ t इज इक्वल्स टू t इंटू e टू द पावर -t इंटू ut। ये अभी हम ऑलरेडी इस टाइप की बात कर चुके हैं। ये जो टर्म है आपका इसी टाइप से, ये t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू 1 होगी, लेकिन t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इस टर्म की वैल्यू कितनी है, 0 हो जाएगी। तो 0 इंटू एनीथिंग, इसकी वैल्यू भी अगर आप देखें t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो इस सिस्टम के लिए भी h ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये सिस्टम भी कैसा है हमारा, स्टेबल है। तो 3 स्टेबल्स हैं और एक अनस्टेबल सिस्टम, आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 75 के लिए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, इसमें बोला गया आपसे कि द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम इज h ऑफ t इज इक्वल्स टू 2e टू द पावर -t माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ, e टू द पावर माइनस नहीं है, अगर ये माइनस गलती से होता तो रिजल्ट चेंज हो जाता, t -100 अपॉन 100 इंटू u ऑफ t। पूछा गया है कॉजलिटी और स्टेबिलिटी के टर्म्स में 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे ही आपको ut दिख गया, मतलब आप समझ गए कि जो सिस्टम होगा, इंपल्स रिस्पॉन्स सिर्फ t ग्रेटर देन 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सिस्टम कैसा होगा, कॉजल होगा। इतना समझ गए आप। अब आपको स्टेबिलिटी देखनी थी। स्टेबिलिटी के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करने वाला है t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी तक। अगर आप यहां पर इस एक्सप्रेशन में t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि -t दिख रहा है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन यहां देखिए, अगर हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया हमने, तो इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग अपॉन एनीथिंग, ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा इन्फिनिटी रहेगी। मतलब ये जो वैल्यू आएगी 0 माइनस e टू द पावर इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी। तो इसलिए फिर से इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 नहीं आ रही है तो सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो इसका ऑप्शन है कॉजल बट नॉट स्टेबल, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, इसमें गिवन है इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ 4 LTI सिस्टम्स h1 ऑफ t इज del t। ठीक है, ये आपको, हाँ ठीक है, h1 ऑफ t इज del t, h2 ऑफ t is 1 upon tau e to the power minus of t upon tau ut, h3 of t is u of t
minus of u of t minus 2 and h4 of t is cos 100t into u of t. Which of the system is not BIBO stable? इसमें फिर से हमें चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू t टेंस टू इन्फिनिटी माइनस n प्लस इन्फिनिटी पर वैल्यू 0 होनी चाहिए. ये दिख रहा है सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये t इज इक्वल्स टू 0 पर. वैल्यू तो इनफाइनाइट है लेकिन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है. इसका एरिया आप जानते हैं 1 होती है वैल्यू, तो ये हमारा BIBO स्टेबल है. ये वैल्यू t टेंस टू, जैसे ही आप ut की जगह पर, मतलब u इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा ये फंक्शन, आपने t टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दिया, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी. ये भी सिस्टम स्टेबल है. ut माइनस u ऑफ t माइनस 2, सिर्फ इतने दूर तक इंपल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है 0 से लेकर 2 तक. बाकी जगह आप देख रहे हैं वैल्यू t टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 है, इसलिए ये सिस्टम भी हमारा स्टेबल है. इस सिस्टम को अगर देखें फिर से आपको क्या दिख रहा है, इसमें cos का टर्म लगा हुआ है, तो cos हमारा टर्म t टेंस टू इन्फिनिटी पर भी 0 नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये सिस्टम हमारा BIBO स्टेबल नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 77 हो गया. नेक्स्ट 78, ये आपका क्वेश्चन नंबर 70. ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन 78, दैट इज h1 ऑफ t. आपको ये एक फंक्शन गिवन है e टू द पावर माइनस ऑफ t माइनस 2j इंटू 1 माइनस 2j इंटू t, और h2 ऑफ t हमारा कोई सिस्टम है जिसके लिए आपको गिवन है वैल्यू e टू द पावर माइनस t cos 2t ut. अब इसमें से बोलना है कि कौन सा सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा. इसको अगर हम ओपन कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस t, e टू द पावर, ये इसके साथ u ऑफ t भी मेंशन्ड है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको e टू द पावर माइनस t इंटू e टू द पावर माइनस j2t इंटू u ऑफ t. देखिए, अब अगर हम वैल्यू की बात करें t टेंस टू, हम ये जान रहे हैं कि ये जो u ऑफ t लगा हुआ है मतलब फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. अगर आप t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, और 0 इंटू एनीथिंग, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. यहां पर ये पीरियोडिक टर्म है e टू द पावर j2t, ये हम जानते हैं एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन 0 हो रहा है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 0, और हम कहेंगे कि ये सिस्टम हमारा कैसा है, स्टेबल है. ऐसे ही यहां पर भी आप देख चुके हैं कि ये जो टर्म है u ऑफ t लगा हुआ है, मतलब हमें सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी, और जैसे ही t टेंस टू इन्फिनिटी की वैल्यू आप पुट करेंगे, यहां t टेंस टू इन्फिनिटी पर ये टर्म हो जाएगा 0, मतलब ये भी ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स 0 फॉर t टेंस टू इन्फिनिटी, इसलिए ये सिस्टम भी आपका क्या होगा, स्टेबल होगा. तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपका है बोथ S1 एंड S2 आर स्टेबल, वो ऑप्शन C करेक्ट है. इसके लिए ऑप्शन C करेक्ट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79, 80 और 81 आपके ये कॉमन डेटा क्वेश्चंस हैं. इसमें आपसे पूछा गया है डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इज कॉजल एंड और स्टेबल. कॉजलिटी और स्टेबिलिटी की बात की गई. तो फर्स्ट आपको जो 79 में गिवन है h ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ 6 मॉड ऑफ t. जैसे ही आपने इस फंक्शन को देखा, आप जानते हैं e टू द पावर माइनस a मॉड ऑफ t, ये किस फॉर्म का फंक्शन होगा, इस टाइप के इस फंक्शन का शेप होता है. ठीक है, ये अगर हमारा किसी सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स शो कर रहा है, इसका मतलब जैसे ही आपने देखा कि t लेस देन 0 के लिए भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो ये सिस्टम कैसा है, नॉन कॉजल है. लेकिन अगर वैल्यू आपने देखी t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर या t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर, तो वैल्यू कितनी हो रही है, 0, मतलब ये सिस्टम कैसा है, स्टेबल है. तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आएगा नॉन कॉजल एंड स्टेबल, वो आपका ऑप्शन स्टेबल बट नॉन कॉजल, C ऑप्शन करेक्ट है. 79 के लिए आपका ऑप्शन C करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इसमें गिवन है h ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 6t इंटू u ऑफ 3 माइनस t. जैसे ही फिर से आपको u ऑफ माइनस t दिख गया, माइनस साइन मतलब ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 3, मतलब ये सिग्नल हमारा कैसा है, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स t लेस देन 0 पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सिस्टम क्या होगा, नॉन कॉजल होगा. ये सिस्टम भी हमारा क्या होगा, नॉन कॉजल, क्योंकि माइनस t लगा हुआ जब भी आपको दिखे तो समझ जाना है कि ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है. कहां तक करेगा, जो ये वैल्यू लिखी है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3 तक इंपल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सिस्टम हमारा नॉन कॉजल है.
फिर से अगर हम देखें स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम हमारा स्टेबल होगा या नहीं होगा। अब ये सिस्टम एग्जिस्ट कहां से कहां तक कर रहा है ये इंपल्स रिस्पॉन्स, माइनस इंफिनिटी से 3 तक। तो अगर आप t टेंस टू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे इसमें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻⁻6 इंटू माइनस इंफिनिटी। हम सिर्फ इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये वैल्यू क्या दिख रही है आपको, e⁻+∞, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इनफाइनाइट। मतलब फिर से आपको दिख रहा है कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू t टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये सिस्टम कॉजल तो पहले ही नहीं था, और यहां से देखकर आपने और क्या कह दिया कि सिस्टम और क्या होगा, नॉट स्टेबल, स्टेबल भी नहीं होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन है इसका नाइदर कॉजल नॉर स्टेबल, दैट इज ऑप्शन डी, ये क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। 81 में आपसे बोला गया है इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू गिवन है e⁻h इज e⁻⁻4t इंटू u(t-2). अब ये सिग्नल u(t-2) दिख गया आपको, तो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है। अगर वो आप इस वैल्यू में पुट कर दें यहां पर, तो t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन है, इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये 0 हो गया, मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स अगर t टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 है तो इसका मतलब सिस्टम क्या हमारा, स्टेबल है। और इंपल्स रिस्पॉन्स सिर्फ t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इंपल्स रिस्पॉन्स और क्या है, ये सिस्टम क्या है हमारा, कॉजल भी है। तो ये जो सिस्टम है हमारा ये क्या है, कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो 81 के लिए ऑप्शन ए ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82। इसमें बोला गया हमसे द इनवर्स ऑफ अ कॉजल एलटीआई सिस्टम इज ऑलवेज कॉजल। ऐसा कहीं स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ा, ये स्टेटमेंट 1 जो है आपका, इसलिए क्या है 1, इट इज फॉल्स। कोई जरूरी नहीं है कि कॉजल सिस्टम का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, कॉजल एलटीआई सिस्टम का इनवर्स भी हमेशा कॉजल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए, आपने देखा भी है इन चीजों को कि जैसे कॉजल अगर हमारा कोई सिस्टम है तो उसका इनवर्स जो होता है वो नॉन कॉजल भी हो सकता है, ठीक है, हम देख चुके हैं इसलिए बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखिए सेकंड जो है आपका, इफ h(t) इज द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम एंड h(t) इज पीरियोडिक एंड नॉन जीरो, द सिस्टम इज अनस्टेबल। ये बिल्कुल सही है, आपने अभी देखा, जैसे इस केस में आपने देखा कि अगर ये फंक्शन नहीं होता, e⁻⁻t नहीं होता, तो इंपल्स रिस्पॉन्स अगर हमारा पीरियोडिक है, वो जीरो नहीं हो रहा है, नॉन जीरो आपसे बोल दिया गया, तो इंपल्स रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो होना ही चाहिए t टेंस टू इन्फिनिटी पर, तभी वो सिस्टम क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द एलटीआई सिस्टम इज कॉजल, इफ एन एलटीआई सिस्टम इज कॉजल इट इज स्टेबल। कोई जरूरी नहीं है, तो स्टेटमेंट 3 कोई जरूरी नहीं है कि सिस्टम एलटीआई अगर है, कॉजल है, तो स्टेबल भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, द कैस्केड ऑफ अ नॉन कॉजल एलटीआई सिस्टम विथ अ कॉजल वन इज नेसेसरीली नॉन कॉजल। बोल रहे हैं कि एक कॉजल सिस्टम का नॉन कॉजल के साथ जो कैस्केड कनेक्शन होगा वो हमेशा ही नॉन कॉजल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चीजें आप जानते हैं कि दो कॉजल का कॉजल भी आ सकता है, एक कॉजल एक नॉन कॉजल का कॉजल भी आ सकता है, नॉन कॉजल भी आ सकता है। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 4 है, ये स्टेटमेंट 4 भी रॉन्ग है। फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, इफ अ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम हैज एन इंपल्स रिस्पॉन्स hn ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन, द सिस्टम इज स्टेबल। देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स है t के रिस्पेक्ट में, इंपल्स रिस्पॉन्स ये फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां से सपोज हमने मान लिया कि इस ड्यूरेशन में हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इंपल्स रिस्पॉन्स इस बीच में जहां से जहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ अगर ये वर्ड भी मेंशन कर दिया होता कि एंड द वैल्यू ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स इज फाइनाइट विद इन दिस इंटरवल, तब हमारा ये सिस्टम बिल्कुल स्टेबल होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस रीजन में हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करे और उस इंपल्स रिस्पॉन्स की एक वैल्यू क्या हो, ये हमारी वैल्यूज क्या हो इस रीजन में, इन्फिनिटी वैल्यूज भी हो, जिससे हम इसको एब्सोल्युटली इंटीग्रेट ना कर पाए। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, सिर्फ इतना कहना कि इंपल्स रिस्पॉन्स एक फाइनाइट ड्यूरेशन में ही एग्जिस्ट कर रहा है, इतने से हमारा स्टेटमेंट जो है वो स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। क्या होना चाहिए, ये स्टेटमेंट तो है ही कि इंपल्स रिस्पॉन्स रिड्यूस होकर जीरो हो जाना चाहिए, जो इसमें फॉलो हो रही है, लेकिन अपने आप में इंपल्स रिस्पॉन्स कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ये चीज भी फॉलो होनी चाहिए। देखिए
इस वर्ड को आप लोग माइंड मत कीजिएगा कि ये वर्ड मैंने बोला कि कहीं पर भी इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपल्स फंक्शंस के केस में आप देखेंगे इंपल्स रिस्पांस की वैल्यू इन्फिनिटी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। तो ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो। यहां पर क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि इंपल्स रिस्पांस इतने ही ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमेशा ही क्या हो, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं रह जाएगा। इसलिए जो स्टेटमेंट 5 है, ये स्टेटमेंट 5 भी आपका क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी करेक्ट है।